हेलो इग्नू पॉइंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम दोबारा आ गए हैं असाइनमेंट सॉल्व करने। तो आज का हमारा असाइनमेंट है DNHE1। तो चलिए शुरू करते हैं। समुदाय के लिए पोषण। ओके। स्तरीय कार्य दो भाग हैं और यह 100 अंकों का है। प्रत्येक भाग के अंक उनके सामने दिए गए हैं। भाग का वर्णनात्मक परीक्षण और भाग का प्रयोगात्मक अभ्यास। भाग का वर्णनात्मक प्रशिक्षण। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला क्वेश्चन, स्वास्थ्य को परिभाषित करें। स्वास्थ्य के 4 आयामों के बारे में विस्तार से बताएं। स्वास्थ्य का अर्थ है न केवल बीमारी अथवा शारीरिक कमजोरी की अनुपस्थित, अपितु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना। शारीरिक स्वास्थ्य, जब हम किसी व्यक्ति के स्वस्थ होने की बात करते हैं तो सामान्यतः हम इसे पहलू को ध्यान में रखते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य का पता लगाना और उसका वर्णन करना आसान है, परंतु शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति किसे मानेंगे? ऐसा व्यक्ति जो दिखने में सतर्क, क्रियाशील, ओजस्वी और कर्मठ होता है, वही व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण तालिका 1.1 में बताए गए हैं, जिसमें उसकी पहचान हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो आंतरिक अंतर्द्वंद से मुक्त हो, जिसे हमेशा अपने को कोसने या अपने आप पर दया खाने की आदत ना हो, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के अनुकूल रहने की क्षमता हो, जो दूसरों के भावों के प्रति संवेदनशील हो, जो अन्य व्यक्तियों से आदर और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने की योग्यता रखता हो, जिसका अपने भावनाओं विशेषकर क्रोध, ईर्ष्या, भय और आत्मग्लानि आदि पर नियंत्रण हो। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है? यदि एक व्यक्ति अपने को एक परिवार का सदस्य समझता है और व्यापक समुदाय से पहचान की योग्यता रखता है तो यही सामाजिक स्वास्थ्य की ओर उसका पहला कदम है। यह व्यक्ति जो समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य को समझता है और आसपास के लोगों से संबंध बनाए रखने की योग्यता उसमें है, तो उसे सामाजिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। आत्मिक स्वास्थ्य स्पिरिचुअल हेल्थ, जो परिभाषित कर पाना बहुत कठिन है। भारतीय होने के कारण हम संभवतः आत्मिकता को बेहतर जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज में धार्मिक और नैतिक नियमों का व आचरण को आसानी से देखा जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग हर समय एक नैतिक नियमों को पालन करता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्यों, पाचन और अवशोषण की व्याख्या कीजिए। आहार में ऊर्जा का अधिकतर भाग कार्बोहाइड्रेट से ही किया जाता है। सामान्य रूप से 55 से 65% ऊर्जा का भाग कार्बोहाइड्रेट के द्वारा लिया जाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पेड़ पौधों की हरी पत्तियों के द्वारा होता है। पेड़ पौधे भूमि से जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य शरीर के लिए ऊर्जा देना है। एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, परंतु ऊर्जा की आवश्यकता पूरा करने के लिए ग्लूकोज विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक कोशिकाएं तथा फेफड़े की कोशिकाएं ग्लूकोज अणुओं को ईंधन स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज की कुछ मात्रा अमीनो अम्ल तथा वसा द्वारा बनाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रमुख कार्य प्रोटीन की बचत करना है। जब हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ऊर्जा हमें प्रोटीन से नहीं लेनी पड़ती, तथा इस तरह प्रोटीन अपने मुख्य निर्माण का कार्य करता रहता है। आहार में कार्बोहाइड्रेट के एक निश्चित मात्रा वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य रखने के लिए आवश्यक होती है। बाहर की दृष्टि से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है, पर इसका जैविकीय महत्व बहुत होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड, नारी उत्तकों का गैलेक्टोसाइड बंधक उत्तकों का मेटिकल आदि।
भारतीय औसतन आहार में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता बहुत सामान्य भी बात है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति अज्ञानता के कारण रोटी, चावल, आलू आदि पर भी निर्भर रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है तो अभिशोषित ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा शरीर में ग्लूकोज वसा के रूप में यकृत व मांसपेशियों में एकत्रित हो जाती है। बाद में ग्लूकोज वसा के रूप में त्वचा के नीचे चर्बी की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है और शरीर का मोटापा बढ़ाता है। इसी मोटापा को अधिकता से ओबेसिटी रोग कहलाता है। निम्नलिखित शब्दों के बीच अंतर करें और प्रत्येक के लिए उपयुक्त उदाहरण दें। संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्ल। तुलना के लिए आधार: संतृप्त फैटी एसिड और असंतृप्त वसा अम्ल। अर्थ: बॉन्ड का प्रकार, भौतिक उपस्थिति, श्रृंखला का प्रकार। जल विलय और वसा विलय विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। वे वसा ग्लोब्यूल्स द्वारा अवशोषित होते हैं, जो छोटी आंतों और शरीर के भीतर सामान्य रक्त परिसंचरण में यात्रा करते हैं। पानी में घुलनशील विटामिनों के अतिरिक्त वसा में घुलनशील विटामिन उपयोग में नहीं होने पर शरीर में जमा हो जाते हैं। आमतौर पर वे यकृत और वसा ऊतकों में संग्रहित होते हैं। हालांकि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इन विटामिनों की बहुत कम मात्रा आवश्यक है, लेकिन विटामिन डी की कमी से को बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। यह कुछ बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है। वसा में घुलनशील विटामिन के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के शामिल है। पानी में घुलनशील विटामिन पानी में घुल जाते हैं, यानी ये विटामिन और पोषक तत्व शरीर में जल्दी घुल जाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन के विपरीत पानी में घुलनशील विटामिन शरीर के ऊतकों में ले जाए जाते हैं, लेकिन शरीर उन्हें संग्रहित नहीं कर सकता। पानी में घुलनशील विटामिन को कोई भी अतिरिक्त मात्रा शरीर में आसानी से निकल जाती है, क्योंकि यह इन विटामिनों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम इन विटामिनों को नियमित रूप से सेवन करें। पानी में घुलनशील विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शामिल है। थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B6, विटामिन बायोटिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 अपने बीटा कैरोटीन रूप में विटामिन ए भी पानी में घुलनशील है। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड। आवश्यक अमीनो एसिड अधिकांश पौधों और सूक्ष्म जीव ग्लूकोज या CO या NH3 से स्वयं के सभी 20 अमीनो एसिड को संश्लेषित करने में सक्षम है। विकास की प्रक्रिया के दौरान मनुष्य सहित स्तनधारियों ने कई अमीनो एसिडों के लिए कार्बन कंकाल का संश्लेषण करने की क्षमता खो दी है। इसलिए इन विशेष अमीनो एसिड को आहार के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक है। शरीर के लिए आवश्यक मांग को पूरा करने के लिए उन अमीनो एसिड को शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। उन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। अनावश्यक अमीनो एसिड। अनावश्यक अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में उत्पादित किए जाते हैं, हालांकि हम इन आहार के माध्यम से इन अमीनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं। मानव शरीर अभी भी इन विशेष अमीनो एसिड को संश्लेषित कर सकता है। ये गैर आवश्यक अमीनो एसिड एलिनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, ग्लूटामाइन, ग्लूटाथायोन, ग्लाइसिन, हिस्टिडाइन, सेरीन, टॉरिन, एस्पार्जिन, एडेक्टेट एसिड और प्रोलीन है। यद्यपि गैर आवश्यक अमीनो एसिड मानव शरीर में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन वे पागल अनाज, मांस, फलों और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों से भी प्राप्त कर सकते हैं। लौह तत्व के कार्यों, खाद्य स्रोतों और कमी से होने वाला विकार के बारे में लिखें। खून की कमी अर्थात खून में हीमोग्लोबिन की कमी किसी को भी हो सकती है। मोटा व्यक्ति भी इसकी कमी वाला हो सकता है, जबकि दुबला पतला व्यक्ति भी इससे ग्रस्त हो सकता है। यदि नियमित संतुलित भोजन करें, उचित विश्राम करें, तब भोजन में प्राप्त तत्व विनिमय को
तत्व अनीमिया को दूर कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से खून द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। इसे अनीमिया एवं रोगी को अनिमिक कहते हैं। लक्षण: अनीमिया लौह तत्व की शरीर उत्तर खून की कमी अर्थात खून में हीमोग्लोबिन की कमी किसी को भी हो सकती है। जबकि यदि नियमित संतुलित भोजन करें, उत्तोचित विश्राम करें, तब भोजन से प्राप्त तत्व अनीमिया को दूर कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। संक्षेप में समझाइए। भोजन के कार्यों को मोटे तौर पर 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भोजन के शारीरिक कार्य, बॉडी बिल्डिंग, नियामक और सुरक्षात्मक कार्य। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन का दूसरा प्रमुख कार्य मनोवैज्ञानिक कार्य है। भोजन को कुछ भावनात्मक ज़रूरतों को भी पूरा करना चाहिए। इसमें सुरक्षा, प्यार और ध्यान की भावना शामिल है। हर कोई एक विशेष संस्कृति में उस संस्कृति और जाति की अपनी अनूठी खाने की आदतों के साथ बढ़ता है। व्यक्ति अपने द्वारा आमतौर पर खाए जाने वाले भोजन की आदतों और खाद्य पदार्थों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह उसे सुरक्षा और तात्पर्य की भावना देता है। हमारे द्वारा प्रतिदिन खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हमें अधिक मानसिक संतुष्टि देते हैं। यहाँ तक कि एक पौष्टिक संतुलित भोजन भी व्यक्ति के लिए संतोषजनक नहीं हो सकता यदि भोजन में शामिल भोजन उनके लिए अपरिचित या अनुचिरक हो। भोजन का सामाजिक कार्य। खाद्य बजट क्या है? खाद्य व्यय को प्रभावित करने के लिए कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। खाद्य बजट की योजना बनाना और व्यय को पारिवारिक आय में सीमित रखना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं हमें उपलब्ध धन से नहीं अधिक होती है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कम से कम धन से करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे किफ़ायत कहते हैं और इसके लिए योजना की बुद्धिमत्ता से आयोजन का क्रियान्वयन के अतिरिक्त पर्याप्त ज्ञान, सूझबूझ, सूचना और अनुपूर्णता की आवश्यकता होती है। पोषण संबंधी ज्ञान। समझपूर्ण खरीदारी। पोषण संबंधी ज्ञान। संपूर्ण खरीदारी। किसी भी व्यक्ति का थोक या बहुमत अधिक मात्रा में खरीदने जाने पर प्रति इकाई मूल्य सस्ता पड़ता है। 100 नींबू खरीदने पर 1 नींबू का मूल्य 6 नींबू की खरीद पर 1 नींबू के मूल्य से कम पड़ता है। प्याज का प्रति किलो। अल्पकालिक मासिक बजट बनाने के चरणों को सूचीबद्ध करें। निम्नलिखित चरण अल्पकालिक मासिक बजट बचाने में सहायक होंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य की आहार संबंधी आवश्यकताओं को खाद्य एक्सचेंजों में समूह के प्रावकलन करना। आहार संबंधी आवश्यकताओं को परिवार के खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में बदलना। एक दिन की खरीदारी, दैनिक खरीदारी 2 लीटर दूध, 750 ग्राम चौलाई, 750 ग्राम अन्य सब्जियां, 800 ग्राम फल। साप्ताहिक खरीद। चरण 3 मूल्य। खाद्य पदार्थ की इस सूची में आप मसाले, नमक, चाय, कॉफ़ी और अन्य सहायक पदार्थों जैसे पापड़, जैम, जेली और अचार जोड़ वे जिन्हें आपका परिवार पसंद करता है और प्रयोग करता है। खाद्य पदार्थों के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक व्यय का अनुमान लगाना। चरण 5 आयोजित भोजन व्यय के अनुमानित खर्चे की तुलना उनके मासिक बजट में भोजन के लिए उपलब्ध धन में कीजिए और यदि उपलब्ध धन पर्याप्त नहीं है तो निम्नलिखित में से एक या अधिक का अनुसरण करें ताकि भोजन योजना को उपलब्ध धन के अनुकूल बनाया जा सके। 5th क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों में से प्रत्येक के चयन के लिए किसी भी 3 मानदंडों की गणना करें। अनाज। बहुत पहले ये अनाज यानी सीरियल मानव के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। अंग्रेजी का शब्द सीरियल रोम की देवी सीड्स से बना है, जिसको कि अनाजों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता था। अनाजों ने वे सभी पौधे जिनके अनाज या दाने प्राप्त होते हैं तथा अनाजों के बने खाद्य पदार्थ जैसे डबल रोटी से मिलित है। हमारे देश में अधिक प्रयोग होने वाली अनाज निम्नलिखित है: गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और रागी।
चावल और गेहूं को पहले महीन अनाज वर्ग में रखा गया है, जबकि बाजार रागी, ज्वार आदि को मोटे अनाजों में रखा गया है। वसा और तेल। वह वसा जिसका हम अपने आहार में प्रयोग करते हैं वह है मक्खन, घी, वनस्पति खाद, तेल या हाइड्रोनेट वनस्पति तेल, जिसे वनस्पति कहते हैं। इनमें से जो कमरे के ताप में तरल रहते हैं उन्हें तेल कहा जाता है, तथा जो कमरे के ताप पर ठोस हो जाते हैं वसा कहलाते हैं। परंतु वैज्ञानिक भाषा में आपको तो मालूम ही है, वसा शब्द वसा तथा तेल दोनों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ पश्चिम देशों में अभी कुछ समय पहले एक ठोस वसा जैसे टेलो, बकरी या भेड़ के मांस से निकाली गई वसा या लॉर्ड प्रयोग किए जाते हैं, हमारे यहाँ वसा मुख्य रूप से वनस्पतिक तिलहनों से प्राप्त होता है। वसा प्राप्ति के लिए बहुत पहले से प्रयोग किए जाने वाले तिलहन तिल, सरसों या नारियल है। ऐसा पाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2700 ईसा पूर्व में से भी पहले से ये तेल प्रयोग किए जाते हैं। बाद में मूंगफली का तेल भी इन पुराने तेलों में श्रेणी में जोड़ा गया। मूंगफली में भारत में 16वीं शताब्दी में वास्को डी गामा के बाद आने वाले पुर्तगाली व्यापारी लाए। अब कुसुम का तेल, सूरजमुखी का तेल, चावल के छिलके का तेल तथा बहुत से तेल उपलब्ध है जिनमें से चुनाव किया जा सकता है। दूध और दूध उत्पाद। हमारे देश में दूध को दो मुख्य प्राप्त है, भैंस तथा गाय का दूध। बकरी का दूध का प्रयोग बहुत कम होता है और जो होता भी है वह भी केवल घरेलू स्तर पर होता है। जो कि बकरी पालते हैं वे उसके दूध का प्रयोग करते हैं। कुछ इसका प्रयोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि उसका मानना है कि इसमें औषधीय गुण होती है। दूध संसाधन, मिल्क प्रोसेसिंग तथा उत्पादन के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई है। केवल 20 से 25 वर्ष पहले की बात है जब गाय एवं भैंसों आपको ताज़ा दूध देने के लिए आपके दरवाजे पर लाई जाती थी या दूध वाला दूध के डिब्बे में आपको दूध देने घर पर आता था। अब भी दूध वाले तो है, परंतु अधिकांश बड़े शहरों में अब आपको बोतलों या प्लास्टिक की थैलियों में दूध मिल जाता है। बड़े शहरों में अब दूध वालों के स्थान पर दूध बेचने वाले मशीनों, बड़े बड़े दूध के टैंकरों ने लिया है, जबकि दिल्ली में बड़े डेयरी द्वारा उपलब्ध दूध तथापि भारत में उत्पादित कुल दूध का केवल 10वां भाग इन आधुनिक तरीकों से होकर गुजरता है। आइए दूध के संस्थान की आधुनिक तरीकों पर शुद्धता से नजर डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को नष्टता को आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए कथन की टिप्पणी करें। खाद्य पदार्थ में खराबी को रोकना इस बात पर निर्भर करता है कि किसी खाद्य पदार्थों को बिना खराब हुए कितने समय तक रखा जा सकता है। इसलिए आइए संग्रहण की बात करने से पहले हम भोजन का इसी आधार पर वर्गीकरण कर लें। सबसे पहले आइए लोगों की क्रय संबंधी आदतों पर एक नज़र दौड़ाएं। लोग दूध, अंडे, फल आदि प्रतिदिन या 2-3 दिन में एक बार या हद हो तो तब एक सप्ताह में एक बार खरीदते हैं, जबकि अन्य खाद्य पदार्थों जैसे आटा, घी, दालें आदि सप्ताह 15 दिन से महीनों में एक ही बार इकट्ठे खरीदते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कुछ खाद्य पदार्थ अन्य पदार्थों की अपेक्षा जल्दी खराब होते हैं और उन्हें खरीद कर या 1-2 बार दिन में खा पीकर समाप्त करना अनिवार्य होता है, जबकि कुछ अन्य बिना खराब के काफ़ी लंबी समय तक रख सकते हैं। शीघ्र नष्ट करने वाले खाद्य पदार्थ। ये वे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें यदि विशेष विधि द्वारा खराब होने से ना बचाया जाए तो वे बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। देर से नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ। ये वे खाद्य पदार्थ हैं जो बिना किसी स्पष्ट या प्रत्यक्ष खराबी के कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक रखे जा सकते हैं। नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थ अनाज, दालें, सूखी फलियां तथा चीनी इसी वर्ग में आते हैं। ये खाद्य पदार्थ आमतौर पर खराब नहीं होते। दरअस्त में इन्हीं बहुत से लापरवाही से इस्तेमाल ना किया जाए। यहाँ भी हमें इन्हें संग्रहण के समय कीड़ों आदि से बचाने के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जीवाणुरोधी विधि द्वारा भोजन के संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी तकनीकों पर विस्तार से लिखिए। नष्ट न होने वाले खाद्य पदार्थों जैसे अनाजों और दालों का संग्रहण करते समय आपको निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। इन खाद्य पदार्थों को ध्यानपूर्वक साफ करना चाहिए ताकि मिट्टी, भूसा और अन्य बाह्य तत्व
बोका निकाला जा सके। अच्छी तरह से धूप में सुखाकर और साफ करके बंद होने वाले ढक्कनदार डिब्बों में बंद करके संग्रहण करना चाहिए। ये डिब्बे टीन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक या शीशे के हो सकते हैं। बहुत अधिक मात्रा में संग्रहण के लिए मिट्टी के बर्तनों और बोरियों में का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन्हें या तो संग्रहण कक्ष में या रसोई घर में अलमारी में रखना चाहिए। संग्रहण का स्थान रसोई घर से दूर होना की उचित रहता है, क्योंकि रसोई घर में तापमान संग्रहण के लिए अनुकूल तापमान से अधिक होता है। देर से नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों का संग्रहण। अनाजों से बने पदार्थ, जड़ और मूलकंद, सूखे मेवे। खाद्य पदार्थों में मिलावट क्या है, उदाहरणों में समझाइए। खाद्य के लिए मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए जाते हैं तथा ये PFA द्वारा अपनाए गए मानकों के संपूरक है। यह मानक कच्चे पदार्थों, पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए गए पदार्थों व खाद्य पदार्थ द्वारा तैयार करने के लिए परिसर पर लागू होते हैं। ऐसे 4 नियामक निकाय हैं जो संसाधित खाद्य पदार्थों को कोटि निर्धारित व नियंत्रित करते हैं। महत्व अनुसार उनका क्रम इस प्रकार है। सरकारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं किसी भी तरल परीक्षण की गणना करके जिसके द्वारा निम्नलिखित मिलावट का पता लगाया जा सके। गुड़ में रेत या गंदगी। अगर आप काला या डार्क ब्राउन रंग का गुड़ देखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि ये भी असली गुड़ भी होता है और यह केमिकल मुक्त और ऑर्गेनिक गुड़ होता है। जब गन्ने को उबाला जाता है तब उसमें से डार्क ब्राउन रंग निकलता है, जिसके कारण गुड़ का रंग डार्क ब्राउन हो जाता है। गुड़ की मिलावट चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको एक छोटे से गुड़ के हिस्से को पानी में घोलकर देख लेना चाहिए। अगर उसकी तली में सफ़ेद पाउडर या जम जाता है तो इसका अर्थ होता है कि उस गुड़ को बनाते समय मिलावट की गई है। अगर गुड़ से कुछ भी नीचे नहीं आता है तो इसका अर्थ यह है कि वो बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक गुड़ है और सभी केमिकल्स आदि से मुक्त है। काली मिर्च से पपीते की बीज। काली मिर्च में सामान्यतः पपीते के बीज की मिलावट की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 किलो काली मिर्च में 250 से 300 ग्राम तक मिलावट की जाती है। ग्राहकों को शक ना हो इसलिए वाइट ऑयल की पॉलिश भी की जाती है, जिससे पपीते के बीज बिल्कुल काली मिर्च की तरह चमकने लगते हैं। यहाँ तक कि कई बार जला ऑयल मिलाने तक की खबरें सामने आ चुकी हैं। असली काली मिर्च की पहचान करना काफ़ी आसान है। काली मिर्च को 1 गिलास अल्कोहल में डालें। 5 मिनट बाद उसमें पपीते के बीज ऊपर तैरते नजर आएंगे। हालांकि कभी कभी खोखले बीज भी ऊपर तैरने लगते हैं। इससे पता चलता है कि आप हाथों में दबाकर देख सकते हैं। अगर बीज टूट जाते हैं तो खोखले बीज हैं, नहीं टूटते हैं तो वह पपीते की बीज है। निम्नलिखित के पोषण संबंधी विकारों के निक अभिव्यक्तियों, कारणों और उपचार को सूचीबद्ध करें। ज़ेरोप्थेल्मिया से पीड़ित 7 वर्षीय बच्चा। ज़ेरोप्थेल्मिया विटामिन ए की कमी से आंखों में होने वाली परिवर्तन को सूक्ष्मपाप या ज़ेरोप्थेल्मिया कहते हैं। इसके कारण होने वाले अंधता भारत की एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या है। हमारे देश में 150 लाख अंधे लोगों में से अनुमानतः 1/4 ज़ेरोप्थेल्मिया के कारण अंधे हैं। यद्यपि विटामिन ए की कमी से किसी भी आयु में हो सकती है, परंतु शाला पूर्व बच्चे इस घातक विसंगति के कारण शिकार होते हैं। ज़ेरोप्थेल्मिया के निदानिक लक्षण। रंतोधी। ज़ेरोप्थेल्मिया का प्रारंभिक लक्षण रंतोधी यानी कि रात का अंधापन है। रंतोधी से ग्रस्त व्यक्ति को कम रोशनी या अंधेरे वाले स्थान में दिखाई देता है। यह स्थिति को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी क्षेत्रों में हिंदी भाषा में रंतोधी के नाम से भी जाना जाता है। कंजक्टाइवा ज़ेरोसिस या कंजक्टाइवा का सूखना। ग्रीक भाषा में ज़ेरोसिस का अर्थ सूखना है, अतः कंजक्टाइवा ज़ेरोसिस का अर्थ कंजक्टाइवा का सूखना है। सामान्य आँख में आँख को ढकने वाली बाहरी पतली पारदर्शी परत कंजक्टाइवा चमकदार, सफ़ेद और आर्द्र होती है। ज़ेरोप्थेल्मिया में यह बंद रंग, मटमैली, सूखी तथा चमकहीन हो जाती है। इसे कंजक्टाइवा ज़ेरोसिस कहते हैं। यहाँ तक आँख में आंसू की विद्यमानता भी कंजक्टाइवा को गीला नहीं कर सकती है।
बिटॉट स्पॉट। कंजक्टाइवा में सूखे सफ़ेद तथा भूरे रंग के त्रिभुज आकार के धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों को बिटॉट बिंदु कहा जाता है। ये आँख में नाक की तरह वाले भाग की तुलना में कान की तरफ वाले भाग में अधिक होते हैं। हमारे देश में लड़कियों द्वारा आँख में काजल डालने की प्रथा है। इसी स्थिति में बिटॉट बिंदु काजल का काला रंग ले लेता है तथा दूर से भी देखे जा सकती है। यद्यपि ज़ीरोफ्थेलेमिया में कंजक्टाइवा में हुई परिवर्तनों की अंतता नहीं होती, परंतु इन लक्षणों को चेतावनी समझा चाहिए। यदि लापरवाही बरती जाए तो ये परिवर्तन कॉर्निया को भी प्रभावित करना शुरू कर देते हैं और इससे अनुकम्पनीय अर्थात न ठीक होने वाली अंतता हो सकती है। कॉर्निया का सूखना, कॉर्नियल सिरोसिस। कंजक्टाइवा की भांति सामान्य कॉर्निया की सबसे बाहरी परत का अगला पारदर्शी भाग भी आर्द्र तथा चमकदार होते हैं। तब विटामिन ए की कमी अधिक हो जाती है तो कॉर्निया सूख जाता है तथा कांतिहीन हो जाता है तथा पीसे हुए कांच की भांति दिखाई देता है। इस स्थिति को कॉर्नियल सिरोसिस कहते हैं। इसका अर्थ है कि कॉर्निया का सूखना। इस स्थिति का तत्काल उपचार करना चाहिए। यदि विटामिन ए की खुराक देकर इसका तुरंत उपचार ना किया जाए तो बच्चे के कॉर्निया में अल्सर हो जाते हैं। कॉर्निया के अल्सर जब पपड़ी बनकर उतर जाते हैं तो सफ़ेद धब्बे, जिन्हें मोतिया या लिकोमा कहते हैं, बन जाते हैं। आँख में काले भाग में ये सफ़ेद धब्बे सामान्य दृष्टि से बाधा उत्पन्न करते हैं। केराटोमलेशिया। ज़ेरोथ्रेमिया का सबसे अधिक भयंकर रूप केराटोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति में कॉर्निया बहुत ही नर्म तथा संवेदनशील हो जाती है तथा इसमें आसानी से संक्रमण हो जाती है। इसमें आँख नष्ट हो जाती है। दूसरे आँखों में आँख पूर्ण रूप से गलकर नष्ट हो जाती है। इस स्थिति में अनुत्क्रमणीय अंधता हो जाती है। सामान्यतः यह स्थिति दोनों आँखों में पाई जाती है तथा 1 से 5 वर्ष के बच्चों में अधिक होती है। 60 से 65% ऐसे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को संक्रमण भी अधिक पाए जाते हैं। केराटोमलेशिया से ग्रस्त 95 to 96% बच्चों में क्वेशिकोर और मेरास्मस भी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से पीड़ित 5 साल की बच्ची। खराब खानपान और खराब रहन सहन के चलते बच्चों में शरीर की विटामिन डी की कमी होने लगती है। बच्चों के शरीर को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के जन्म लेने के बाद से ही उन्हें एक निश्चित मात्रा में विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इस वजह से डॉक्टर भी बच्चों को कम से कम 10 से 15 मिनट तक धूप दिखाने की सलाह देते हैं। हमारी दादी नानी के समय में बच्चों की मालिश के बाद उन्हें थोड़ी देर की धूप जरूर दिखाई जाती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे पेरेंट्स ने अलग तरीके अपनाए, जिससे अक्सर बच्चों की विटामिन डी की कमी के रूप में सामने आने लगा है। इनकी कमी आखिर क्यों होती है और इसे कैसे पूरा किया जाए, इस बारे में ज़रूर बातें जान लीजिए। विटामिन डी की कमी के कारण खाने में विटामिन डी वाले फूड्स ना लेना, बच्चों को धूप से पूरी तरह दूर रखना, किडनी या लीवर से जुड़ी कोई समस्या कुछ दवाओं के कारण ऐसा हो सकता है। बच्चा बीमार है तो विटामिन डी की कमी हो सकती है। संक्षेप में समझाएं। अतिसार में आहार व्यवस्था। किसी व्यक्ति को 1 या 2 बार दस्त हो जाए तो उसे आम बात समझा जाता है, लेकिन अगर 4-5 या उससे अधिक बार दस्त होने लगे तो व्यक्ति की हालत खराब होने लगती। ऐसी अवस्था में दस्त पर रोक लगाने के लिए कई रोग द्वारा दुकान से दवा खरीद कर खाते हैं तो कई मरीज डॉक्टर के परामर्श देते हैं। आप दस्त रोकने के लिए खुद से दवा खरीद कर खाएं या डॉक्टर से परामर्श लें। दोनों ही मामलों में खान पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। दस्त के दौरान इसका सेवन करना चाहिए। अनाज, पुराना शाली चावल, दलिए, दालें, मूंग, मसूर दाल, फल एवं सब्जियां, परवल, लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, मौसमी सब्जियां, केला, जामुन, अनार, बेल। हृदय धमनी संबंधी रोग की आहार व्यवस्था। हृदय को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के विकार या रोग को हृदय रोग के शत्रु शब्द है अंतर्गत रखा जाता है। हम में से अधिकांश लोग हृदय रोग का संपूर्ण हृदय प्रणाली से जोड़ते हैं। हालांकि हृदय रोग से अलग है, जबकि हृदय रोग रक्त वाहिकाओं और हृदय के विकारों को संदर्भित करता है। हृदय रोग केवल हृदय को संदर्भित करता है। हृदय स्वस्थ आहार योजना। प्रति भोजन की मात्रा कम करें। शायद एक छोटी प्लेट के लिए जाओ। अपने पोषण विशेषज्ञ के सुझावों के अनुसार खाएं। फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। रिफाइंड अनाज के बजाय साबुत अनाज को
प्राथमिकता दें। ब्राउन राइस, गेहूं और जौ और ओट्स खाएं। संतृप्त और ट्रांस वसा का सेवन सीमित रखें। मक्खन, पनीर, घी और रेड मीट से परहेज करें। त्वचा रहित चिकन और मछली का सेवन करें। अधिक नट्स और फलियां खाएं। नमक का सेवन कम करें। इसके लिए आपको अपने न्यूट्रिशन की सलाह लेना होगी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में कम करने से सोडियम की भी कमी हो सकती है। मध्यमा भोजन कार्यक्रम के उद्देश्यों और घटकों के बारे में लिखें। मिड डे मील योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारें के अनुपात में व्यय करती है। सरकार भोजन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करती है। भोजन कराने के लिए 25 बालकों पर 1 रसोइया तथा 1 सहायक, 25 से अधिक बालकों पर 2 रसोइया तथा 2 सहायकों की अवस्था है, जो भोजन पकाने का कार्य करती है। प्राथमिक स्कूलों में छात्रों का प्रवेश संख्या में वृद्धि करना, प्राथमिक स्तर पर अपव्यय को रोककर बालकों को प्राथमिक स्कूलों में रखना, छात्रों की नियमित उपस्थिति में वृद्धि करना, छात्रों को पौष्टिक भोजन के द्वारा स्वास्थ्य लाभ देना, बिना किसी भेदभाव के साथ भोजन करने की भातृत्व का भाव उत्पन्न करना, जाति भेद खत्म करना, व्यक्तियों का पोषण स्तर निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली 4 प्रमुख विधियों की गणना करें। संक्षेप में एक चर्चा कीजिए। आहार संरक्षण की विधियाँ। एडवांटेज ऑफ प्रिजर्वेशन। अधिक ताप द्वारा आहार संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन बाय हीट। ताप द्वारा जीवाणुओं को नष्ट होना निर्भर करता है। ताप की तीव्रता व ताप के समय पर ज़्यादातर जीवाणु 60 डिग्री से अधिक ताप पर नष्ट हो जाते हैं। पेस्चराइजेशन। सभी खाद्य पदार्थों में दूध सबसे जल्दी खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है। दूध का पाश्चुरीकरण करने से दूध में हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। पाश्चुरीकृत दूध को रेफ्रिजरेटर में रखने से बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। पाश्चुरीकरण में दूध में स्वरूप व खुशबू में कोई परिवर्तन नहीं होता। पेस्चराइजेशन इस विधियों द्वारा किया जा सकता है। होल्डिंग मेथड, होल्डिंग टेम्परेचर मेथड, बॉइलिंग, कैनिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन एक सिद्धांत पर आधारित है कि कम ताप पर जीवाणु व एंजाइम की प्रक्रिया रुक जाती है, उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। इस प्रकार जल्द सड़ने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, पनीर, सब्जियां व फल को अधिक समय पर रेफ्रिजरेटर में रखे सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का तापमान निर्धारित किया जाता है, जो 6 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होता है। यदि खाद्य पदार्थ को खुला रखें, कम तापमान के कारण खाद्य पदार्थ में मौजूद नमी बर्फ की तह से रूप में सतह पर आ जाती है। अतः भोजन हमेशा ढककर रखना चाहिए। ढककर रखने से भोजन रेफ्रिजरेटर में रखे अन्य खाद्य पदार्थों की खुशबू भी ग्रहण नहीं करता। फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ हमारा असाइनमेंट ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको अगर PDF चाहिए हो तो भी आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं।